बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों कोयटा में होने वाले बम धमाकों की कड़ियां आलमी ताकतों के साथ मिलती जा रही हैं। धमाकों के बाद इंटरनेशनल मीडिया का कहना था कि चीन के खिलाफ अब महाज खोलने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीन ने धमाकों की मजम्मत करते हुए मगरिब को इन धमाकों का जिम्मेदार करार दिया है। इसी अवस्था में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ईरान का दौरा हुआ है, जहां ईरानी बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जल्द मुकम्मल करने और ईरानी सरजमीन सीपैक के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी हासिल की जा रही है। इसके साथ ही अफगान तालिबान को तुर्की में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए मनाया जा रहा है, ताकि अफगानिस्तान की पेचीदा सूरत हाल का आलमी ताकतें फ़ायदा न उठा सकें। जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अफगान मसले के हल के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक कोयटा धमाके अफगान सरजमीन से करवाए गए थे, जबकि अमरीका इस वक्त अफगानिस्तान से फौज निकाल कर पड़ोसी ममालिक में तैनात करने पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी में बढ़ती कशीदगी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड मुआहदा कैंसिल कर दिया है, जिस पर चीन ने जवाबी इकदाम की धमकी दी है। इसी अवस्था में न्यूजीलैंड ने भी चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है, जबकि ताइवान का कहना था कि चीन से लड़ने के लिए वो अमेरिका से 1200 एंटी शिप मिसाइल और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल लेने जा रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों इसराइल के एटमी प्लांट के करीब मिसाइल हमले ने आयरन डोम नामी डिफेंस सिस्टम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है और इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री में भी धमाके की इतलात आई हैं। जबकि इमरान खान के मुतवक्के दौरे सऊदी अरब से पहले चीनी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई है, जिसमें सऊदी और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाने की बात की गई है, वो भी ऐसे वक्त जब अमेरिका ने सऊदीया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाया था। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों कोयटा के सरीना होटल के पार्किंग लॉट में बम धमाकों के बाद पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त आता जा रहा है, जिसके मुतालिक 2 साल पहले DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को हमने बोझ नहीं बनने देना, बल्कि इसे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद बनाना है। इसके साथ ही ये भी कहा था कि पाकिस्तान को बड़ी ताकतों के दरमियान अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि ये खदशात थे कि सीपैक गेम चेंजर होने के साथ साथ आलमी ताकतों के टकराव का मौजिब भी बन सकती है, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। वाज़ेह है कि माजी में सीपैक प्रोजेक्ट्स पर कई बार हमले हुए, जिसमें अफगान सरजमीन और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, लेकिन हाल ही में कोयटा में होने वाले धमाके की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इस बार चीन ने ऑफिशियल बयान दिया है कि इसके ताने बाने मगरबी ताकतों से मिलते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों एक गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब करके इसे कोयटा में मौजूद सरीना होटल की पार्किंग में खड़ा किया गया और तकरीबन रात 10:15 बजे के करीब ये धमाका हो जाता है, जिसमें 80 से 90 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के वक्त चीनी सफ़ीर हुकूमती वफद के साथ मुलाकातों में मसरूफ थे। इस धमाके की हर एंगल से तफ्तीश हो रही है और इसे चीनी सफ़ीर पर कातलाना हमलों की कोशिश भी कहा जा रहा है। इस हमले के फौरन बाद ही चीन ने बयान दिया है कि मगरिब के तमाम हथकंडों के बावजूद BRI प्रोजेक्ट चलता रहेगा, यानी चीन ने दबे लफ्जों इन धमाकों की जिम्मेदारी मगरबी ताकतों पर डाली है। और ये बयान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है कि अमरीकी फौज और नेटो फौज के इनखला के बाद अब सारा जोर सीपैक और बेल्ट एंड रोड के खिलाफ होगा। इस एंगल पर भी मुख्तलिफ थिंक टैंक्स गौर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कोयटा में होने वाले ये धमाके 21 अप्रैल को हुए थे और नोट करने वाली बात यह भी है कि उसी दिन यानी 21 अप्रैल को ये खबर आती है कि यूरोप और इंडिया चीनी प्रोजेक्ट के मुकाबले में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डील पर गौर कर रहे हैं, ताकि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स का मुतबादिल लाया जाए। यानी धमाकों की टाइमिंग और इस खबर की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी, इसीलिए चीन ने इसका जिम्मेदार मगरबी ताकतों को ठहराया है। जबकि इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि इन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा शुरू करना चाहिए। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने ईरान का दौरा करके फेंसिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की बात की है, क्योंकि अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम मुकम्मल होने जा रहा है। ईरानी बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जारी है। पाक ईरान बॉर्डर पर गैर कानूनी तेल के स्मगलिंग के अलावा दहशत गर्दी के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है कि अब जंगी बुनियादों पर ईरानी बॉर्डर को सील किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया और दीगर ममालिक का ये प्लान है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करके ईरान पर पाबंदियां हटाई जाएं और बदले में ईरानी सरजमीन को गवादर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। जबकि ईरान के दौरे के बाद शाह महमूद कुरैशी तुर्की के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तालिबान ने अमरीकी फौज के इनखला के बगैर किसी भी बातचीत में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। जर्मनी जुलाई में फौज निकालने जा रहा है। कुछ नेटो ममालिक सितंबर से पहले ही फौजें निकालने का इंदिया दे चुके हैं। इस मौके पर तालिबान किसी भी सूरत महाज खाली नहीं छोड़ना चाहते।
अमेरिका ने तालिबान को मुकम्मल फौजी इनखला की गारंटी देते हुए कहा है कि वो आइंदा भी अपनी फौज अफगानिस्तान में नहीं लाएगा। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है कि तालिबान टेक ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिकी फौज निकलते ही चीन और रूस पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है, जिस पर अमेरिका पड़ोसी ममालिक से राब्ते करके इनके बेसिस लेने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ फौजियों को और फौजी साजो सामान को अभी से ही वहां पर डंप किया जाए और वहां से खित्ते पर नजर रखी जाए। दूसरी जानिब खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड ने 5 आई नामी अलायंस के कहने पर चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है, जिसे 5 आई अलायंस को बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रूस को कंटेन करने के लिए कोल्ड वार के दिनों में 5 आई के नाम से इत्तेहाद बनाया गया था, जो 5 इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक पर मुश्तमिल था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी ताउन करना है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने की सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक का इत्तेहाद चाहता था ताकि 5 आई अलायंस को एक्टिव किया जाए, क्योंकि क्वाड अलायंस जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, उसका खातिर खा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। चुनांचा 5 आई अलायंस को एक्टिव करने के नाम पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ पहला कदम उठाते हुए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का मुआहदा कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को पैगाम दिया है कि जल्द ऑस्ट्रेलिया को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसके बाद दीगर मेंबरान ने न्यूजीलैंड पर भी प्रेशर डाला कि अब तुम भी चाइना से ताल्लुक खत्म करने का ऐलान करो और जितने भी मुआहदे हैं चाइना के साथ उससे निकलने का ऐलान किया जाए, जिस पर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर और इनकी फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमारे और चीन के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए ये 5 आई ने फैसला नहीं करना, ये हमारा दाखिली मामला है। 5 आई को सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग तक महदूद रखा जाए। इस बयान के साथ ही न्यूजीलैंड के ताल्लुकात दीगर मेंबरान से कशीदा हो चुके हैं। 5 आई के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है और खास तौर पर यूके को शदीद धचका लगा है, जिसने यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप की कुर्बानी देकर इस अलायंस को मुतहरिक करने की कोशिश की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने चाइना को अपना जमीर फरोख्त कर दिया है और इस किस्म के मजीद घिनौने इल्जामात इंग्लिश कंट्रीज की जानिब से इस वक्त न्यूजीलैंड पर लगाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड का कहना था कि वैसे भी छोटा मुल्क होने के नाते उनकी 5 आई में नहीं चलनी थी और ना ही न्यूजीलैंड से किसी मामले में मशवरा लिया जाता है। न्यूजीलैंड का कहना था कि इस खित्ते में हमें भी रहना है, कोई मुश्किल आन पड़ी तो बरतानिया और अमेरिका रफू चक्कर हो जाएंगे और न्यूजीलैंड की 29% आमदनी का दारो मदार चीन पर है, जो वो एक्सपोर्ट से हासिल करता है। इसीलिए 5 आई अलायंस की हंडिया बीच चौराहे पर फूट चुकी है। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में तेजी से हालात बदल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर बात की है, वो भी ऐसे वक्त के जब गुज़िश्ता दिनों शाम से फायर होने वाला मिसाइल इसराइल के एटमी रिएक्टर के करीब गिरा था, जिसे इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की कोशिश समझा जा रहा है। जबकि इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री में भी धमाके की इतलात आई हैं, जिस पर इसराइल का कहना था कि एडवांस वेपन को टेस्ट करते वक्त ये धमाका हुआ था, लेकिन असल सूरत हाल पर पर्दा डाला जा रहा है। इसराइल का कहना था कि शाम ने इसराइली तैयारों पर मिसाइल फायर किए थे, जो गलती से इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब गिरे थे। लेकिन इसराइल के लिए मजीद परेशान कुन बात यह है कि इन मिसाइलों को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। आयरन डोम का मिसाइल को इंटरसेप्ट ना करना इसराइल के लिए धचके से कम नहीं है। इसराइली वजारत दिफा हंगामी मीटिंग करके इसकी वजूहात जाने की कोशिश कर रही है और अमेरिका से हंगामी मदद तलब करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर एक और डिफेंस सिस्टम एरो 2 को तैनात करने पर गौर किया जा सकता है। माहिरीन इसे न्यूक्लियर हमलों का आगाज भी करार दे रहे हैं। इसी अवस्था में मिडल ईस्ट आई में ईरानी तज्जियाकार का कॉलम शाये हुआ है, जिसमें उसका कहना था कि या तो ईरान से न्यूक्लियर डील कर लो, वरना खित्ता आग के शोलों की लपेट में आ सकता है। इस मामले पर चीन और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तेज कर दी हैं ताकि खित्ते को किसी मुमकिना जंग से बचाया जाए। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि जिस तरह सीपैक को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही मिडल ईस्ट में जंगी हालात पैदा करके कहीं चीन की इन्वेस्टमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा। दूसरी जानिब ताइवान ने अमेरिका से हंगामी तौर पर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल मांग लिए हैं और 1200 एंटी शिप मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है ताकि ताइवान पर मुमकिना जंग की पेशबंदी की जा सके। इसी अवस्था में फिलिपीन ने भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए तुर्की से राब्ता कर लिया है, क्योंकि साउथ चाइना सी में बिगड़ते हालात में नेवी का किरदार बढ़ने जा रहा है। इसलिए हर बदलती सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।